नमस्कार दोस्तों, एनक्लेक्स नर्सिंग एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास जो अपन ने जहां पे खत्म करी थी, आज की क्लास हम वहीं से शुरू करेंगे। बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ रहे हैं, इनमें बोरिंग होने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। मुझे कमेंट आते हैं कि सर आपकी क्लासेस बोरिंग चल रही है, तो देखो यहाँ से प्रश्न बनते हैं। कम्युनिटी हेल्थ और नर्सिंग के अंदर यहीं से प्रश्न बनते हैं, और आप लोगों को अगर ये इजी लैंग्वेज में नहीं समझेंगे तो आपको इनका जवाब देना भारी पड़ जाएगा। क्लियर है? तो मैं सब कुछ बेसिक से करा रहा हूं, तो प्लीज आप थोड़ा धैर्य रख के पढ़ाई कीजिए ताकि आपको भी फायदा हो और हम भी आपको पढ़ा सकें। ठीक है? मैं चाहता हूं कि एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है? एज इट इज नोट्स बनाइएगा। जो नोट्स मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ एज इट इज आपकी कॉपी में होना चाहिए, जिससे तभी आपको क्या है कि एज इट इज आपके दिमाग में छपेंगे। ठीक है? सबसे पहले देखिए आप लोग, पेंडेमिक का मतलब क्या होता है। प्लीज होल्ड ऑन 1 सेकंड। पेंडेमिक का मतलब क्या होता है? पेंडेमिक का मतलब होता है किसी भी बीमारी का एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फैल जाना, एक देश से दूसरे देश में चले जाना, या इंटरनेशनल बाउंड्रीज को छू जाना, वर्ल्ड वाइड की कोई भी बीमारी को फैल जाना, उसको अपन क्या बोलते हैं? पेंडेमिक बोलते हैं। देखिए नोट्स में देखिएगा, डिजीज का एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांसमिशन होना पेंडेमिक कहलाता है। अगर कोई बीमारी वर्ल्ड वाइज ट्रांसमिशन होना पेंडेमिक कहलाता है। एक ही बात है, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग तरीकों से पूछा जाता है, इसलिए मैंने तीनों तरीकों को यहाँ पर मेंशन कर दिया है ना। इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज, किसी भी बीमारी, जब कोई भी बीमारी इंटरनेशनल बाउंड्रीज को छू लेती है तो उसको अपन पेंडेमिक बोलते हैं। और इन तीनों लाइन से एक एक बार एमसीक्यू पूछा गया है। देखिए एक एमसीक्यू यहाँ से डीएसएसबी में आया था, एज इट इज कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसमिशन हो रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे? तो उसको अपन पेंडेमिक बोलेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से बिहार सीएचओ के अंदर आया था। कहाँ आया था? बिहार सीएचओ के अंदर आया था कि जो बीमारी वर्ल्ड वाइज ट्रांसमिशन हुई है अपन उसको किस नाम से जानेंगे। और एक एमसीक्यू यहाँ से आया था कि जो बीमारी इंटरनेशनल बाउंड्रीज को छू रही है उसको अपन क्या नाम देंगे? तो उसको अपन पेंडेमिक नाम देंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे तीनों तीनों लाइंस को एज इट इज यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है? एग्जाम्पल की बात करो, पेंडेमिक की एग्जाम्पल अभी लेटेस्ट कोविड 19 क्या थी? एक देश से दूसरे देश के अंदर ट्रांसमिशन हो रहा था, तो कोविड 19 हो गया। दूसरा होता है येलो फीवर, फर्स्ट येलो फीवर, दूसरा होता है कोविड 19। एमसीक्यू यहां से नोटसेट के अंदर पूछा गया था कि जो बीमारी पेंडेमिक होती है, पेंडेमिक डिजीज के लिए हमेशा इंटरनेशनल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। हमेशा हम विदाउट इंटरनेशनल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बिना हम कहीं भी ट्रेवल नहीं कर सकते इंटरनेशनल। मान लो कि अपन को यहाँ से इंडिया से अमेरिका जाना है, तो हमें इन बीमारियों के लिए इंटरनेशनल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है? देखिएगा स्पोरेडिक, स्पोरेडिक का मतलब क्या होता है? स्पोरेडिक का मतलब होता है कि जब कोई भी बीमारी हिडन या इरेगुलर पैटर्न में, हिडन या इरेगुलर या स्क्रेटेड पैटर्न में प्रेजेंट होती है, तो अपन उसको बोलते हैं स्पोरेडिक। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है पोलियो। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है पोलियो। पोलियो क्या है? पोलियो एक बीमारी है जिसका एजेंट प्रेजेंट है, लेकिन डिजीज एब्सेंट है। अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में पोलियो का एजेंट प्रेजेंट है लेकिन डिजीज एब्सेंट है। इसको क्या बोला गया है? स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब होता है वो बीमारी जो इरेगुलर पैटर्न में प्रेजेंट होती है, उसको अपन स्पोरेडिक बोलते हैं। ठीक है? नेक्स्ट देखिएगा सुलेवान इंडेक्स के बारे में। सुलेवान इंडेक्स से रिलेटेड एग्जाम में 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। और डेले, डिसेबिलिटी लाइफ एडजस्टेड, इसको मैं बताऊंगा। नोरसेट में डेले से रिलेटेड भी एमसीक्यू आया था। ठीक है? सुलेवान इंडेक्स को देखिएगा, यह डिसेबिलिटी फ्री या बर्डन फ्री लाइफ को इंडिकेट करता है। सुलेवान इंडेक्स किसको इंडिकेट करता है? बिना बोझ का जीवन या बिना तकलीफ के जीवन को अपन सुलेवान इंडेक्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। क्या दोस्तों? बिना बोझ का या बिना तकलीफ का जीवन होता है उसको अपन सुलेवान इंडेक्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट देखिएगा डेले। डेले का मतलब क्या होता है? डेले का मतलब होता है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर क्या हुआ इसका मतलब? डिसेबिलिटी के साथ एडजस्ट होकर लाइफ को व्यतीत करना, डिसेबिलिटी के साथ एडजस्ट होकर जीवन को व्यतीत करना डेले कहलाता है। जैसे मान लो कुछ समय के बाद आपके आंखों पर चश्मा लग जाता है, तो आप
चश्मे के साथ यानी कि उस डिसेबिलिटी के साथ एडजस्ट करके जीवन को व्यतीत करते हैं। तो ये किसके अंदर आता है? डेले के अंदर आता है। ठीक है, कोई भी एबनॉर्मलिटी या कोई भी डिसेबिलिटी हो जाती है शरीर में, उसके साथ में एडजस्ट करके जीवन को व्यतीत करना डेले के अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। काफी इंपॉर्टेंट है, 2 बार MCQ आया है यहाँ से। HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एक बार तो इसके फुल फॉर्म से MCQ आ गया था कि HDI की फुल फॉर्म क्या होती है। HDI की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखिएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें यह क्या है? यह एक प्रकार का रैंकिंग सिस्टम होता है। यह एक प्रकार का रैंकिंग सिस्टम होता है जो UNDP के द्वारा दिया जाता है ना। किसी भी देश की हेल्थ व्यवस्था को जानने के लिए ये एक प्रकार का रैंकिंग सिस्टम होता है जो UNDP एक संस्था है, उसके द्वारा दिया जाता है। नोट्स में देखिएगा, यह UNDP संस्थान के द्वारा दिया गया एक प्रकार का रैंकिंग सिस्टम होता है। UNDP के द्वारा दिया गया एक प्रकार का रैंकिंग सिस्टम होता है। UNDP की फुल फॉर्म क्या होती है? UNDP की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यह देश के डेवलपमेंट को बताएगा और देश में आपस में कंपैरिजन करवा के रैंक निकालेगा। मान लीजिए देश के अलग अलग इंडिकेटर को, इसके कुछ टूल्स होते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कुछ टूल्स होते हैं, कुछ आधार होते हैं, कुछ तथ्य और कुछ फैक्ट होते हैं। इनके आधार पर ये रैंक डिसाइड करता है। अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग जो इंडिकेटर होते हैं उनको आपस में मिलाकर एक रैंक जनरेट करता है और उसी रैंक के आधार पर उनके हेल्थ स्टेटस की रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, रैंकिंग की बात करें, पहले देखिएगा UNDP की जो ब्रांच है, UNDP की जो ब्रांच है 1965 से 1966 के अंतर्गत आई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, टूल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस आधार पर रैंक देता है? UNDP किस आधार पर रैंक देता है? उसमें कुछ टूल्स होते हैं। ऐसे नहीं उठा के हर किसी देश को जो है कि फर्स्ट रैंक दे दी, सेकंड रैंक दे दी, ऐसा नहीं होता है। इसके कुछ टूल्स होते हैं, कुछ आधार होते हैं, कुछ तथ्य होते हैं, उन सभी को मिलाकर के ये रैंक प्रोवाइड करता है। सबसे पहले देखिएगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या होती है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या होती है? जन्म के समय जिंदा रहने की जो दर होती है उसे अपन लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कहते हैं। ठीक है, जन्म के समय जिंदा रहने की जो दर होती है उसे अपन लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कहते हैं। दूसरा होता है इनकम पर कैपिटा। इनकम पर कैपिटा जो होता है वो किसी भी कंट्री की जीडीपी का स्टेटस निकालकर पता लगा सकते हैं कि इस देश का इनकम पर कैपिटा कितना है। ठीक है, तीसरा होता है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट यानी कि स्कूलिंग पावर, बोले हिंदी में इसका नाम होता है साक्षरता दर। साक्षरता दर यानी कि एजुकेशन कितनी है। साक्षरता दर का मतलब होता है एजुकेशन कितनी है। ठीक है, हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में देखा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक रैंकिंग सिस्टम होता है। रैंकिंग सिस्टम यूएनडीपी के द्वारा दिया जाता है। इसके कुछ टूल्स होते हैं। पहला टूल्स होता है इसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, दूसरा होता है इनकम पर कैपिटा और तीसरा होता है लिटरेसी रेट। इन तीनों के आधार पर रैंक दी जाती है। अगर इसके मिनिमम स्कोर की बात करूं मैं, अगर इसके मिनिमम स्कोर की बात करूं तो मिनिमम स्कोर इसका 0 होता है। इसका मिनिमम स्कोर 0 होता है और मैक्सिमम स्कोर इसका 1 होता है। यहाँ पे देखिए, इसका मिनिमम स्कोर 0 होता है और इसका मैक्सिमम स्कोर जो है कि 1 होता है। अगर मैं इंडिया की बात करूं कि इंडिया में कितना है, तो इंडिया जो है कि अभी 0.633 रैंक पे है, 0.633 रैंक पे है और 132 नंबर पे है, 132वें नंबर पे है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट नंबर पे कौन है, फर्स्ट नंबर पे कौन है, क्वेश्चन पूछा गया है यहां से। तो फर्स्ट नंबर पे स्विट्जरलैंड है और इसका स्कोर है 0.962। ये डाटा बहुत ही स्टैंडर्ड बुक के द्वारा लिया गया है और यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, दूसरा देखिएगा PQLI। PQLI का मतलब क्या होता है? PQLI का मतलब होता है फिजिकली क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। PQLI के द्वारा हम लिविंग स्टैंडर्ड को पता लगाते हैं। किसी भी कंट्री का अगर लिविंग स्टैंडर्ड पता लगाना हो तो उसके लिए अपन PQLI को असेस करेंगे। अगर किसी कंट्री का लिविंग स्टैंडर्ड दूसरे देश से कंपेयर करना है तो उसके लिए हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बोले तो HDI का उपयोग करेंगे। ठीक है, अगर किसी भी कंट्री का लिविंग स्टैंडर्ड अगर अपन को जानना है
तो अपन PQLI का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर लिविंग स्टैंडर्ड को दूसरे देश से या दूसरी कंट्री से अपन को कंपेयर करना है, तो इसमें जो है कि अपन क्या करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का उपयोग करेंगे। ठीक है, अगर लिविंग स्टैंडर्ड को अपन पता कर रहे हैं तो उसके लिए भी कुछ टूल्स होते हैं, कुछ आधार होते हैं, कुछ तथ्य होते हैं। अगर मैं टूल्स की बात करूं कि इसके क्या क्या टूल्स होते हैं, तो सबसे पहले जो इसको टूल्स होता है वो होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एट द एज ऑफ 1 ईयर। क्वेश्चन पूछा गया है, HDI और PQLI दोनों के टूल्स सेम एज इट इज होते हैं, लेकिन इनमें एक चीज डिफरेंट होती है। वहां पे एट द एज ऑफ 1 ईयर नहीं था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ था, लेकिन यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द एज ऑफ 1 ईयर है। ठीक है, तो ये डिफरेंट इन दोनों में याद रखिएगा। दूसरा होता है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, तीसरा होता है लिटरेसी रेट। सेम एज जो वहां पे थे यही है, लेकिन ये एक डिफरेंट है और क्वेश्चन हमेशा घुमा के आता है। ठीक है, अगर इसके स्कोर की बात करें तो इसका मिनिमम स्कोर 0 होता है। इसके स्कोर की बात करें अगर अपन, तो इसका मिनिमम स्कोर 0 होता है, और अगर मैक्सिमम स्कोर की मैं बात करूं तो इसका मैक्सिमम स्कोर 100 होता है। और क्वेश्चन आएगा कि अगर अपन कितने पानी में हैं, इंडिया का लेवल क्या है, तो इंडिया का लेवल इसमें 65 रैंक है ना। PQLI के अंदर इंडिया की रैंक कितनी है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। PQLI के अंदर इंडिया की रैंक 65 है। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो HDI में इंडिया की रैंक कितनी है, तो 132 है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए मैं इन पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और बोरिंग चैप्टर है, लेकिन इससे काफी बार MCQ पूछे जाते हैं। ठीक है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा मोड ऑफ ट्रांसमिशन। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब होता है बीमारी कैसे फैलती है, बीमारी फैलने का क्या तरीका होता है। अलग अलग तरीके से, अलग अलग रास्ते से बीमारी जाती है और फैलती है और दूसरे हेल्दी पर्सन को इन्फेक्टेड कर देती है। तो अपन इसमें जानेंगे कि बीमारी के फैलने का क्या क्या तरीका होता है। तो इसमें देखिएगा, इट इज ए वे ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। वही बात है, एक इंसान से दूसरे इंसान में जो बीमारी फैलती है वो किस प्रकार से फैलती है अपन इसके अंदर जानेंगे। ये 2 टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करूं, अगर मैं डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करूं तो यहां हम बोल सकते हैं कि बीमारी लेने वाला और देने वाला दोनों के बीच में बराबर संबंध होगा। बीमारी लेने वाले के बीच में और बीमारी देने वाले के बीच में बराबर संबंध होगा। तो इसमें देखिएगा डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में, डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में देखिएगा, द सोर्स ऑफ इंफेक्शन इन होस्ट, जो इंफेक्शन का सोर्स होगा, है ना, जिसको अपन एजेंट बोलते हैं। तो एजेंट और होस्ट आपस में मिलेंगे, एजेंट एंड होस्ट मीट टुगेदर एंड ट्रांसमिट द डिजीज। एजेंट और होस्ट दोनों आपस में मिलते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्ट डिजीज। इसमें एजेंट और होस्ट दोनों आपस में मिलते हैं और डिजीज को प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ बोला है कि हम यहाँ बोल सकते हैं कि बीमारी लेने वाला और देने वाला दोनों का बराबर संबंध होगा। ठीक है, इसमें डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन में सर्वप्रथम देखिएगा पहला ड्रॉपलेट इंफेक्शन। ड्रॉपलेट के द्वारा जो ट्रांसमिशन होगा उसको अपन डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन बोलेंगे। ठीक है, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन जो है कि डायरेक्ट MOT के अंदर इंक्लूड किया गया है और ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, मैं यहाँ पे बता दूं आपको, ये क्वेश्चन ESIC के अंदर पूछा गया था प्रीवियसली एग्जाम में। ESIC का पेपर उठा के देखना, उसमें मिल जाएगा कि ड्रॉपलेट जो है कि किस में आता है, डायरेक्ट में आता है कि इनडायरेक्ट में आता है। तो डायरेक्ट में क्या आता है, ड्रॉपलेट आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन देखिएगा, कोई भी इंफेक्टेड पर्सन लाफिंग करता है, स्नीजिंग करता है या ऊंची आवाज में बात करता है, तो उसके मुंह से जो ड्रॉपलेट निकलेंगे उसके सामने 3 मीटर की दूरी पे जो पर्सन खड़ा है ना, 3 फीट की दूरी पे जो पर्सन खड़ा है उसको इन्फेक्टेड कर देंगे। और वो 3 फीट की दूरी पे जो इंसान खड़ा है वो एक हेल्दी पर्सन है और उसको अनहेल्दी पर्सन क्या बना देगा, उसको अनहेल्दी पर्सन उसी के जैसा यानी कि अनहेल्दी ही बना देगा। ठीक है, तो इसमें देखिएगा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कैसे फैलता है, इन्फेक्टेड पेशेंट कफिंग या स्नीजिंग करता है एंड लाफिंग करता है, इवन टॉकिंग लाउडली का मतलब है ऊंची आवाज में शोर से बातें करता है, जिससे ड्रॉपलेट जनरेट होंगे एंड दैट इनहेल्ड नियर स्टैंड हेल्दी पर्सन। ठीक है, जब भी कोई
इन्फेक्टेड पर्सन, है ना, कि बात करेगा, छींकेगा, खांसेगा या ऊंची आवाज में लाउडली स्पीकिंग करेगा, तो उससे क्या होंगे, ड्रॉपलेट जनरेट होंगे और पास में खड़े इंसान तक क्या हो जाएंगे, वो ट्रांसमिशन हो जाएंगे। ठीक है, देखिएगा इसमें ड्रॉपलेट की एंट्री और एग्जिट ओनली फ्रॉम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ड्रॉपलेट की जो एंट्री और एग्जिट होती है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से ही होती है। यहाँ पे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से तो मतलब लोअर बॉडी का जो लोअर सिस्टम होता है वहां से तो नहीं होती है। ठीक है, तीसरा देखिएगा, इसमें मैंने एक बात मेंशन की है और ये प्रायोरिटी बेस्ड एमसीक्यू है और नोटसेट के अंदर पूछा गया है। नोटसेट के अंदर पूछा गया है, ड्रॉपलेट की साइज 5 माइक्रो होती है। कितनी होती है, मोर देन 5 माइक्रोन होती है। सो दे डू नॉट ट्रेवल मोर देन 3 फीट। ये 3 फीट से ज्यादा लंबे तक ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। अगर ये 3 फीट से ज्यादा लंबा ट्रेवल नहीं कर सकते हैं तो वो बोलते हैं ना, 2 गज की दूरी सुरक्षा है जरूरी, है ना। आपने देखा होगा कि ड्रॉपलेट जो है 3 फीट से ज्यादा ज्यादा दूर नहीं जा सकते, क्योंकि इनका वजन जो होता है वो 5 माइक्रोग्राम से ज्यादा होता है ना। तो ऐसी बीमारियों के बचाव के लिए 3 फीट की दूरी जरूरी है, 2 गज की दूरी मास्क की जरूरी। आपने कोविड-19 के समय ये बात सुनी होगी। ठीक है, एग्जाम्पल की मैं बात करूं, जैसे कोविड हो गया या चिकन पॉक्स हो गया। दूसरे देखिएगा, दूसरा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर देखिएगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर देखिएगा, डिजीज दैट ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। इसमें देखो ये भी डायरेक्ट का ही पार्ट है, डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन का ही पार्ट है। मेल और फीमेल डायरेक्टली आपस में मिलते हैं तभी बीमारी फैलती है ना। तो ड्यूरिंग इंटरकोर्स मेल और फीमेल डायरेक्टली आपस में मिलेंगे तभी ये बीमारी फैलेगी। ठीक है, तो इसमें देखिएगा डिजीज ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग इंटरकोर्स, एग्जांपल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया, एचआईवी एड्स हो गया। ठीक है, तीसरा आता है क्लोज फिजिकल कॉन्टेक्ट। क्लोज फिजिकल कॉन्टेक्ट में देखिएगा, यदि किसी भी बीमार व्यक्ति को कोई ऐसी बीमारी है, जैसे चमड़ी का रोग हो गया, है ना, किसी भी बीमार व्यक्ति को कोई ऐसी बीमारी है जैसे कि चमड़ी का रोग हो गया, तो घर वाले जब उसकी देखभाल करते हैं तो वो बीमारी एक दिन में नहीं होती, लेकिन घर वाले को एक न एक दिन जरूर फैल जाती है। फिजिकली कॉन्टेक्ट घर वाले को रहता है। मान लीजिए किसी को डर्मेटाइटिस की बीमारी हो रही है, काफी लंबे समय से हो रही है ना, या किसी को फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, काफी लंबे समय से हो रहा है और घर वाले उसकी देखभाल कर रहे हैं, तो घर वाले को क्या है कि वो बीमारी एक दिन में नहीं होगी, लेकिन एक न एक दिन जरूर हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी बीमारी होती है जो प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पेशेंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेप्रोसी हो गया या स्केबीज हो गया। ठीक है, समय का अभाव होने के कारण और गवर्नमेंट ड्यूटी टाइमिंग बहुत डिफिकल्ट होती है, तो गवर्नमेंट ड्यूटी होने के कारण आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास हम कल मिलेंगे इसी उत्साह और जोश के साथ में। मैं चाहता हूं कि एक बार आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, और मैं बताना चाहता हूं कि बहुत ही जल्द आप सभी लोगों के लिए ऐसे सिंपल नोट्स की एक बुक जनरेट हो रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। ठीक है, और मैं बताना चाहता हूं आपको कि हमारा पीडीआई का सिलेबस 30% हो चुका है और ओबीजी का सिलेबस चल रहा है। एमएसएन की फैकल्टीज बहुत जल्दी आने वाली है, सभी इसी सिंपल नोट्स के साथ में पढ़ाएंगे। ठीक है, और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो मेरे द्वारा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ओबीजी और पीडीआर सिर्फ और सिर्फ मेरे द्वारा पढ़ाई जाएगी। तो इनका सिलेबस मैं बहुत ही जल्दी आपसे वादा करता हूं कि बहुत जल्दी कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।